हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार सिन्हा। इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जानेंगे। हम उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिनके कारण इंडस वाटर ट्रीटी 1960 प्रभावित थी। हम ये देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी होने के पीछे कौन कौन से रीजन थे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है इंडस वाटर ट्रीटी। दोस्तों, इस फिगर में हम इंडस रिवर और उसके 5 महत्वपूर्ण नदियों को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इंडस रिवर है और इसके ये 5 इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। दोस्तों, इंडस रिवर ट्रीटी को अच्छे से समझने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम इंडस नदी और उसके 5 महत्वपूर्ण नदियों के कोर्स को समझें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले हम इंडस के जो 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है हम उनको समझते हैं। तो हम शुरू करते हैं झेलम से। झेलम ये नदी एक झरने के रूप में वेरीनाग से शुरू होती है। वेरीनाग कश्मीर के साउथ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। वुलर लेक झेलम नदी से ही बना है। ये अपने सोर्स से वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से झेलम की उत्पत्ति होती है और ये अपना वेस्टर्ली डायरेक्शन फॉलो करती है। ये ऊपर में जो स्ट्रीम है ये किशन गंगा है, जो झेलम को मुजफ्फराबाद के समीप एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है। ये नदी वेस्ट डायरेक्शन फॉलो करते हुए मुजफ्फराबाद में एक शार्प हेयरपिन स्विंग लेती है। जैसा कि दोस्तों हम इस फिगर में देखते हैं कि यहाँ से ये एक शार्प हेयरपिन स्विंग लिया है और ये साउदर्ली डायरेक्शन फॉलो करने लगती है। साउथ डायरेक्शन फॉलो करने के बाद लगभग 170 किलोमीटर तक ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, ये आगे चलकर चेनाब में मिल जाती है, यानी झेलम चेनाब की एक ट्रिब्यूटरी है। उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट झेलम नदी पर ही है। ये अनंतनाग और बारामूला तक नेविगेबल है, यानी नदी पर नाव के द्वारा आवाजाही कर सकते हैं। दोस्तों, अब चेनाब नदी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में जस्कार रेंज के लाहौल स्पीति पार्ट में बारालाचा पास के नजदीक ओरिजिनेट होती है। जैसा कि हम फिगर में देखते हैं, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है और ये नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन फॉलो करती हुई जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है। झेलम और रावी इसके 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। आगे चलकर दोस्तों ये सतलुज नदी में मिल जाती है। दोस्तों, हम रावी नदी को देखते हैं। ये नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के नजदीक कुल्लू हिल से निकलती है, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। और ये माधोपुर के पास पंजाब प्लेन में एंटर करते हुए अमृतसर के 26 किलोमीटर नीचे से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और आगे चलकर ये भी चेनाब में मिल जाती है। फिर हम लोग दोस्तों हम लोग ब्यास नदी के बारे में देखते हैं। ब्यास नदी का सोर्स रावी नदी के सोर्स के नजदीक ही है। ये रोहतांग पास के नजदीक व्यास कुंड से निकलती है और हिमाचल के मंडी टाउन से होते हुए हरिके के पास सतलुज से मिल जाती है। ये इंटायरली इंडियन टेरिटरी में ही है। जैसे हम देख रहे हैं जो दूसरी नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ये इनका सोर्स इंडिया में है, लेकिन ये आगे चलकर पाकिस्तान में अपने मेन नदी में मिलती हैं। लेकिन ब्यास नदी का सोर्स भी हमारे देश में है और ये सतलुज में हमारे देश में ही मिल जाती है, ये पाकिस्तान में नहीं जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, सतलुज के बारे में जानते हैं। ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। सतलुज जो है ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। ये राकस लेक से निकलती है जो तिब्बत में मानसरोवर के नजदीक है। जैसा कि हम ये फिगर में देख रहे हैं, यहाँ ये राकस लेक से निकल रही है। ये पंजाब प्लेन में एंटर करती हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच लगभग 120 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है और मिठानकोट के कुछ पहले इंदुस से मिल जाती है। दोस्तों, ये मैंने बहुत थोड़ी बातें इन 5 नदियों के बारे में किया है क्योंकि मेरा मेन टॉपिक इंडस रिवर ट्रीटी है। मैंने इस नदियों के बारे में डिटेल्स में ड्रेनेज पार्ट 2 में बातें किया है, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हमारे पास इंडस के 5 इंपॉर्टेंट सहायक नदियों के कोर्स के बारे में जानकारी हो गई। अब हम इंडस रिवर के बारे में देखते हैं। दोस्तों, इंडस जिसे हम सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं, ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। मतलब इसका जीवन काल हिमालय पर्वत के जीवन काल के पहले प्रारंभ हुई है। दोस्तों, एंटीसीडेंट रिवर के बारे में मैंने डिटेल्स में ड्रेनेज पार्ट 1 में बातें किया है। आप मेरे चैनल में सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये एक एंटीसीडेंट रिवर है और इसकी उत्पत्ति तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज यानी कैलाश पर्वत श्रेणी के नॉर्दर्न स्लोप में बोखारचू ग्लेशियर से होती है और जो मानसरोवर के नजदीक है। हम लोग फिगर में देखते हैं, यहां से इंडस की उत्पत्ति हुई है और ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फॉलो करते हुए जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। यहां से लद्दाख और जस्कार पर्वत श्रेणी के बीच से बहती हुई ये आगे बढ़ती है। लेह के नजदीक इंडस से जस्कार नदी मिलती है और स्कर्दू के पहले श्योक नदी मिल जाती है। इस तरह इन क्षेत्रों में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां इंडस नदी से मिलती हैं। आगे बढ़ते हुए इंडस नंगा पर्वत के पास शार्प साउदर्ली बेंड लेती है और अटोक के पास माउंटेन से निकलकर प्लेन में एंटर कर जाती है और साउदर्ली डायरेक्शन फॉलो करती हुई
कराची के ईस्ट में अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये है दोस्तों इंदुस और उसके 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी का कोर्स। अब हमें इंदुस वाटर ट्रीटी समझने में आसानी होगी। अब आगे देखते हैं इंदुस वाटर ट्रीटी क्या है, ये देखते हैं। According to the regulation of the Indus Water Treaty 1960, India can use only 20% of the total water carried by the Indus River system. दोस्तों इंदुस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुआ था, उस ट्रीटी के अनुसार इंडिया केवल 20% टोटल वाटर, इंदुस रिवर सिस्टम के टोटल वाटर का केवल 20% ही यूज कर सकता है। उस ट्रीटी में ऐसा कहा गया था, जिसको हम लोग बाद में आगे समझेंगे कि ये 20% क्या है, किस किस नदियों के टोटल पानी के 20% इसको यूज करना है, ये हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। दिस वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन इन द पंजाब, हरियाणा एंड द साउदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। जो 20% पानी हम लोग इंदुस रिवर सिस्टम से लेते हैं, वो पानी हमें पंजाब, हरियाणा और साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में हमें इरिगेशन में काम आता है। और भी बहुत सारे काम आते हैं, उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, नेविगेशन में काम आता है, वो हम लोग डिटेल्स में आगे देखते हैं। इसी वीडियो में मैंने बात किया है, वो उन सभी पहलुओं पे मैंने चर्चा किया है, जो हम लोग देखेंगे आगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। The treaty administers how river Indus and its 5 tributaries that flow in India and Pakistan will be utilized. दोस्तों इंदुस वाटर ट्रीटी इंदुस और उसकी 5 सहायक नदियां जो इंडिया और पाकिस्तान में बहती है, उसके पानी को कैसे यूटिलाइज करना है, दोनों देश कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, इस बात की वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है। इट वॉज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। दोस्तों इस ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक ने मेडिएशन किया था। उस समय वर्ल्ड बैंक को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। द ट्रीटी वाज साइंड इन कराची ऑन 19 सितंबर 1960 बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान। दोस्तों ये ट्रीटी कराची में 19 सितंबर 1960 में साइन हुआ था, और इसको साइन करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान साहब थे। नेक्स्ट देखते हैं, इस ट्रीटी का बैकग्राउंड देखते हैं दोस्तों। आखिर ये ट्रीटी क्यों हुआ? The partitioning of India in 1947 created a new international border, which cut the network of irrigation infrastructure and the tributaries of the Indus River system unevenly. The geography of the partition was such that the diversion structures of some of the systems were located in India, while the distribution network was in Pakistan. दोस्तों ये पॉइंट ये कहता है कि 1947 में जो हमारा देश का जो बंटवारा हुआ था, उसमें जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर थे और जो इंदुस नदी के ट्रिब्यूटरीज थे, उनका एक असमान रूप से डिवीजन हुआ था। डाइवर्सन स्ट्रक्चर किसी और देश में है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहीं और है, तो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों। एज इट कैन बी फाउंड इन मेनी सोर्सेज, वेस्ट पाकिस्तान, नाउ पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट डिपेंडेंट ऑन वन रिवर सिस्टम, द इंदुस। दोस्तों द इंदुस रिवर सिस्टम जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा सपोर्टर है। पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इंदुस और उसके ट्रिब्यूटरी पर डिपेंडेंट है। उसकी इरिगेशन, उसके रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर्स, they are totally dependent on Indus and its tributaries. But ironically, Indus itself and all its 5 tributaries originate or start flowing in India. Especially, the tributaries take a long course before entering in Pakistan. लेकिन ऐसा होता है दोस्तों कि इंदुस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरियां पाकिस्तान के इरिगेशन के एक बुनियादी ढांचा है, लेकिन इंदुस नदी तिब्बत में ओरिजिनेट होते हुए पाकिस्तान में जाने से पहले ये भारत में आती हैं, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं हमने देखा कि इनमें 4 ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, उद्गम स्थल इनका भारत में है, और उसके बाद वे पाकिस्तान में जाती हैं। सतलुज तो वो तिब्बत से होती है, लेकिन ये भारत के द्वारा ही, भारत के थ्रू ही ये पाकिस्तान में जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा रिवर सिस्टम है कि एक पड़ोसी देश जिसके साथ हमारा अच्छे रिलेशन नहीं है, उसकी पूरी इकोनॉमी एक रिवर सिस्टम पर डिपेंड करती है, और वो रिवर और उसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हमारे देश से ही होकर गुजरती है। द ट्रीटी वाज बोर्न आउट ऑफ पाकिस्तान फियर दैट इंदुस रिवर सिस्टम हैड देयर सोर्स इन इंडिया और एटलीस्ट फ्लोड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। इंडिया कुड स्टॉप देयर फ्लो ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वार एंड दस कॉज ड्रॉट्स एंड फेमिन्स इन पाकिस्तान। दोस्तों ये जो ट्रीटी थी, ये पाकिस्तान के डर के कारण जन्मी थी। पाकिस्तान को ये डर था कि वार के टाइम में इंडिया इसके फ्लो को रोक सकता है और पाकिस्तान में भूखमरी और महामारी जैसी स्थिति को ला सकता है। मेजर पार्ट ऑफ पाकिस्तान इरिगेटेड रीजन इज इंदुस रिवर बेसिन। दोस्तों जैसा हमने फिगर में देखा ही था कि पाकिस्तान के इरिगेटेड रीजन के बहुत बड़ी भाग इंदुस रिवर बेसिन में ही आती है। तो अगर इंदुस रिवर के फ्लो को स्टॉप कर दिया जाए तो उस एरिया में पूरी तरह से सूखा और भूखमरी आ जाएगी। इंदुस इज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान।
इंदुज जो है वो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। दिस लेड टू नेगोशिएशंस एंड फाइनल साइनिंग ऑफ द इंदुज वाटर ट्रीटी इन 1960। तो इसी कारण दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंदुज वाटर ट्रीटी हुई, क्योंकि इंदुज नदी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है और अगर इसको एक ट्रीटी के थ्रू फॉलो न किया जाए तो पाकिस्तान को हमेशा ये डर सता रहा था कि वार के टाइम में इंदुज नदी के बहाव को ये स्टॉप किया जा सकता है या फिर मोड़ दिया जा सकता है, और जिसके कारण पाकिस्तान में सूखा और भूखमरी फैल जाएगा। तो इस डर से इंदुज रिवर ट्रीटी हुई। सिंस मार्च 31, 1970, आफ्टर द 10-year moratorium, India has secured full rights for use of the waters of the three rivers allocated to it. The treaty resulted in partitioning of the rivers rather than sharing of their water. दोस्तों, इसके इशू बहुत पहले शुरू हो गए थे, लेकिन 1960 में ये साइन हुआ, लेकिन 10 साल के बाद ये 1970 में ये पूरी तरह से लागू हो गया। ये ट्रीटी नदियों के पार्टीशनिंग के रूप में उभरा rather than sharing of their water। दोस्तों, जैसा हम देखते हैं कि गंगा रिवर सिस्टम का बांग्लादेश के साथ शेयरिंग ऑफ वाटर हुआ है, लेकिन इंदुज रिवर सिस्टम का पाकिस्तान के साथ पार्टीशनिंग ऑफ द रिवर हुआ है। मींस हमारी नदियों का पार्टीशन हुआ है, शेयरिंग नहीं हुआ है। दोस्तों, इस वर्ड को हम डिटेल्स में देखेंगे आगे कि ये वर्ड पार्टीशनिंग और शेयरिंग के बीच में ये क्या मतलब बनता है, इसका पार्टीशनिंग और शेयरिंग का क्या मतलब बनता है, हम ये आगे देखेंगे। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वासा प्रोजेक्ट को अपलोड किया है। आप उसमें इंदुज ट्रीटी को डिटेल्स में आप देख सकते हैं। प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी। The uses of the waters of the three eastern rivers was given exclusively to India. The uses of waters of the three western rivers was given exclusively to Pakistan. However, India as the upper riparian state was allowed a restrictive use of their waters for domestic, agricultural, non-consumptive and hydro generation purpose. दोस्तों, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि ये इंदुज नदी है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये 5 इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जो 3 नदियां हैं, इंदुज, झेलम और चेनाब, इसको एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान को दे दिया गया। और ये जो 3 नदियां हैं, रवि, ब्यास और सतलज, आरबीएस, ये नदियां एक्सक्लूसिवली इंडिया के यूज में छोड़ दिया गया। तो ये ट्रीटी के अनुसार ये 3 नदियों का एक्सक्लूसिव यूज पाकिस्तान करेगा और ये 3 नदियों का एक्सक्लूसिव यूज इंडिया करेगा। लेकिन ये इंदुज नदी और ये जो दो सहायक नदियां हैं जिसको एक्सक्लूसिव यूज पाकिस्तान के लिए ट्रीटी में कही गई थी, ये इनका सोर्स इंडिया से है। इंदुज नदी भी इंडिया से होकर गुजरती है। तो अपर रिपेरियन स्टेट होने के कारण इंडिया को कुछ रेस्ट्रिक्टिव यूज के लिए अलाउ किया गया। जैसे इंडिया इन नदियों के पानी को डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल और नॉन कंजप्टिव और हाइड्रो जनरेशन पर्पस के लिए यूज कर सकता है। नो कंजप्टिव का मतलब क्या होता है? नो कंजप्टिव वाटर यूज इंक्लूड्स वाटर विथड्रॉन फॉर यूज दैट इज नॉट कंज्यूम्ड, फॉर एग्जांपल वाटर विथड्रॉन फॉर पर्पसेस सच एज हाइड्रो पावर जनरेशन। This also includes uses such as boating or fishing where the water is still available for other uses at the same site. The terms consumptive use and no consumptive use are traditionally associated with water rights and water use studies. दोस्तों, नो कंजप्टिव यूज का मतलब क्या होता है, ये आप पॉज कर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, काफी इजी है। इसका मतलब क्या होता है नो कंजप्टिव। जो 3 नदियां हैं, इंदुज, झेलम और चेनाब, जिस पर हमारा रेस्ट्रिक्टिव यूज है, उसमें नो कंजप्टिव यूज भी आता है। तो उसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। पाकिस्तान ऑल्सो रिसीव्ड वन टाइम फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स यानी दोस्तों 3 नदियां जिसका एक्सक्लूसिव यूज इंडिया के लिए है, रवि, ब्यास, सतलज, जिसको इंडिया एक्सक्लूसिवली यूज करेगी। वो कितना पानी छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, इसके लिए पाकिस्तान कुछ ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता है। उस 3 नदियों के लॉस के लिए पाकिस्तान को वन टाइम फाइनेंशियल कंपनसेशन भी दिया गया था। फाइनेंशियल कंपनसेशन किसने दिया था? कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज थी, जिसमें यूएसए भी थे, ब्रिटेन भी थे और इंडिया भी था। वो सभी देशों ने मिलकर पाकिस्तान को वन टाइम फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया था, ताकि वो 3 नदियों के पानी का जो लॉस हुआ था उसकी वो भरपाई कर सकें, कैनाल बनाकर या फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके। टू ओवरसी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटी, ए परमानेंट इंदुज कमीशन वाज टू बी सेट अप टू मीट पीरियडिकली। It comprised one commissioner each from the 2 countries appointed by their respective governments. दोस्तों, इंदुज रिवर ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको देखने के लिए एक परमानेंट इंदुज कमीशन को सेटअप किया गया, जिसमें दोनों देशों के एक कमिश्नर उनके सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। If either party is making or modifying any canal projects etc, they have to share data information to other party. दोस्तों, इन नदियों पर, इंदुज और उनके सहायक नदियों पर कोई देश अगर कैनाल बनाती है या कोई भी
इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है या मॉडिफाई करती है तो उनके डाटा को एक दूसरे से इनको शेयर करना है, ऐसा ट्रीटी में कही गई है। अंडर द ट्रीटी, डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अबाउट इट्स प्रोविजन हैव बीन पुट अंडर ए थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन। वो थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या है देखते हैं। इस ट्रीटी में दोस्तों ऐसा कहा गया है कि डिसएग्रीमेंट्स के प्रोविजंस को 3 कैटेगरी में रखा गया है। वो देखते हैं दोस्तों ये कैटेगरी क्या है, हम समझ लेंगे इसको आगे। क्वेश्चंस टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमीशन, डिफरेंसेस टू बी डिसाइडेड बाय ए न्यूट्रल एक्सपर्ट, डिस्प्यूट्स टू बी डिसाइडेड बाय ए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। दोस्तों ये क्या है हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। अंडर द ट्रीटी द फर्स्ट स्टेप इज फॉर द कमीशन इटसेल्फ टू रिजॉल्व एनी क्वेश्चन दैट अराइजेस बिटवीन द टू पार्टीज। दोस्तों पहला स्टेप जो है वो कमीशन का खुद है। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होता है तो कमीशन उसको सॉल्व करेगी। इफ इट वी आर नॉट सो रिजॉल्व इट बिकम्स अ डिफरेंस टू बी कंसिडर्ड एंड डिसाइडेड बाय ए न्यूट्रल एक्सपर्ट। अगर दोस्तों कमीशन उसको सॉल्व नहीं कर पाता है तो ये एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के द्वारा कंसिडर किया जाएगा। द एक्सपर्ट इज टू बी अपॉइंटेड बाय द टू पार्टीज और ए थर्ड पार्टी एज एग्रीड बाय द लेटर और बाय वर्ल्ड बैंक इन कंसल्टेशन बाय द विद द टू पार्टीज। ये एक्सपर्ट जो नियुक्त होंगे ये दोनों पार्टियों के द्वारा नियुक्त होगी या फिर एक तीसरे पार्टी जो दोनों के द्वारा सहमत होंगी उसके द्वारा नियुक्त होंगी या फिर वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेशन के द्वारा एक एक्सपर्ट नियुक्त होगा जो इनके डिफरेंस को रिजॉल्व करेगा। और if the difference does not fall within the mandate of the expert and if the expert treats it as a dispute it goes before a court of arbitration। अगर एक्सपर्ट भी इसको सॉल्व नहीं कर पाया तो नेक्स्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे। Of the 7 members of the court, 2 each are appointed by either party while the remaining 3 are selected with the assistance of the World Bank among others। उस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में दोस्तों 7 मेंबर होंगे जिसमें दोनों देश अपने 2 मेंबर को नियुक्त करेंगे और जो 3 मेंबर जो रहेंगे वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा चुने जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। Note: the Permanent Court of Arbitration is intergovernmental organization located at The Hague in Netherlands। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो नीदरलैंड के हैग में है और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। द पीसी इज नॉट ए कोर्ट। देखिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो एक कोर्ट नहीं है बट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स। लेकिन वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि जो मेंबर स्टेट हैं उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया सके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट पार्टीज अराइजिंग आउट ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। मतलब ये एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि जो मेंबर कंट्री हैं उनके जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स अराइज होंगे तो उसमें ये आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थता करके डिस्प्यूट को सॉल्व करने का ये प्रयास करती है। आगे देखते हैं दोस्तों। सम पॉइंट्स ऑफ कंसर्न। दो इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत, चाइना हैज बीन केप्ट आउट ऑफ द ट्रीटी। इफ चाइना डिसाइड्स टू स्टॉप और चेंज द फ्लो ऑफ द रिवर इट विल अफेक्ट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। दोस्तों हमने क्या देखा कि इंदुस रिवर और उसकी सहायक नदियों का पार्टीशन हो गया, लेकिन हमने तो इस बात के कंसिडर किया ही नहीं कि इंदुस नदी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी सतलुज नदी तिब्बत यानी चाइना से निकलती है और अगर चाइना इसके फ्लो को रोक दिया तब हम क्या करेंगे, इसके बारे में इस ट्रीटी में कोई बात ही नहीं की गई है। क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग मेल्टिंग ऑफ आइस इन तिब्बतन प्लेट्यू विच साइंटिस्ट बिलीव विल अफेक्ट द रिवर इन फ्यूचर। दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन क्लाइमेट में बदलाव आ रहे हैं जिसके बहुत सारे रीजन है और तिब्बतन प्लेट्यू पे बर्फ के पिघलने से इसके फ्लो में उतार चढ़ाव आती है। इस चीज का भी कंसिडरेशन इस ट्रीटी में नहीं हुई है। दोस्तों अब देखते हैं कि इंदुस रिवर ट्रीटी के बाद जो हमारी जो एक कंडीशन था कि 3 वेस्टर्न नदियां हैं उसमें इंडिया एज ए रिपेरियन स्टेट होने के कारण रेस्ट्रिक्टिव यूज कर सकता है, तो वो रेस्ट्रिक्टिव यूज करने के कारण जो डिस्प्यूट्स अराइज हुए थे उस डिस्प्यूट्स के बारे में हम लोग बातें करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 डिस्प्यूट्स के बारे में बातें किया है। पहला है तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, द बगलियार डिस्प्यूट एंड द किशनगंगा प्रोजेक्ट डिस्प्यूट। तो दोस्तों देखते हैं तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट क्या था। बैकग्राउंड: द व्यूलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया formed by tectonic activity in past and is situated on the Jhelum River in Bandipur district of Jammu and Kashmir। दोस्तों वूलर लेक जो है ये एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है और ये झेलम नदी के ऊपर स्थित है। इट प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को एक बहुत ही अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराती है जिसके द्वारा वे अपने सामान का आवाजाही बहुत आसानी से कर लेते हैं। टू सस्टेन नेविगेशन थ्रू आउट द ईयर इट इज नेसेसरी टू मेंटेन ए मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर। तो दोस्तों जैसा हम जानते ही हैं कि नेविगेशन को मेंटेन करने के लिए कम से कम नदियों का एक मिनिमम लेवल होना चाहिए। However, the stretch of 22 km between Sopore and Baramulla becomes non-navigable during the lean winter season with a water depth of only 2.5 feet। दोस्तों लीन विंटर सीजन में इस नदी का
पानी का डेप्थ बहुत ही कम हो जाता है और जिसके कारण इसमें नेविगेशन बहुत ही मुश्किल हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि नदी में नाव चलने के लिए कम से कम नदियों का एक मिनिमम लेवल ऑफ पानी होना ही चाहिए। तो ये क्या कहता है कि ठंडी के दिनों में इन नदियों में पानी का लेवल कम हो जाता है क्योंकि बर्फ पिघलते नहीं है, सभी बर्फ जम जाते हैं, तो इन नदियों का पानी का लेवल कम हो जाता है। इंडिया प्रपोज टू बिल्ड द बैराज इन 1984 ऑन द रिवर झेलम एट द माउथ ऑफ वुलर लेक नियर सोपोर टाउन इन कश्मीर वैली। दोस्तों तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि वुलर लेक के माउथ पे एक बैराज बनाने का प्रपोजल रखा था, जिसके कारण पानी के फ्लो को रेगुलेट किया सके। रोकेंगे नहीं, रेगुलेट करेंगे ताकि इस नदी का पानी का लेवल है उसको मेंटेन किया सके और इसको नेविगेबल विंटर सीजन में भी बनाया जा सके। क्योंकि दोस्तों हमने देखा ही है कि झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो ठंडी में भी इस माध्यम को बनाए रखने के लिए इंडिया ने इसमें एक बैराज बनाने की कोशिश किया था। वुलर लेक के माउथ पे एक बैराज बनाने का प्रपोजल रखा था, जिसके कारण पानी के फ्लो को रेगुलेट किया सके। It envisages regulated water release from the natural storage in the lake to maintain a minimum level of water up to 4.5 feet in the river up to Baramulla during the lean winter months. पानी का लेवल को 4.5 फीट तक मेंटेन रखने के लिए ये बैराज बनाया जा रहा था, क्योंकि ठंडी के दिनों में इसमें पानी का लेवल बहुत ही नीचे चला जाता है। दिस इज टू इंश्योर ईयर राउंड नेविगेशन बिटवीन सोपोर एंड बारामूला। वही दोस्तों, सोपोर और बारामूला के बीच में पूरे साल नेविगेशन किया जा सके, जो 22 किलोमीटर के स्ट्रेच है। इसीलिए वुलर लेक के माउथ के पास एक बैराज बनाया जा रहा था ताकि इसके पानी को रेगुलेट किया जा सके। दोस्तों अब फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। वुलर लेक है और यहाँ पर इंडिया ने इसके माउथ के पास एक बैराज बनाने की कोशिश किया ताकि इसके पानी के लेवल को रेगुलेट किया सके। और यहाँ से सोपोर, ये सोपोर के पास ये बैराज है, सोपोर जो बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ से बारामूला, यहाँ बारामूला पड़ता है, ये 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है और ये इस एरिया में झेलम नदी नेविगेबल है, यानी कि यहाँ पर नाव चलाया सके। ये प्लेन है यहाँ पर, तो इसमें नदियों का पानी ठंडी के दिनों में कम हो जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं नाव को चलाने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ वाटर होना चाहिए, तो 4.5 फीट कम से कम पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए यहाँ पर बैराज बनाया गया और पूरे साल इसमें कम से कम 4.5 फीट पानी हो, इसके लिए यहाँ पर बैराज बनाकर इसमें पानी रेगुलेट करने की बात की गई। ये दोस्तों देखिए ऊपर में ये किशनगंगा नदी है और ये दोस्तों पानी यहां से जब रहेगा तो ये लास्ट में झेलम नदी में ही जा रही है। लेकिन इस पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन रेज किया। देखते हैं आगे फिर क्या हुआ। पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड टू दिस प्रोजेक्ट एंड द कंस्ट्रक्शन वाज halted in 1987. पाकिस्तानी एप्रीहेंशंस वेर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रीजंस। मतलब पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शन रेज किया और जो बैराज का जो कंस्ट्रक्शन था वो 1987 में ही रोक दिया गया। A barrage may damage Pakistan's own triple canal project linking Jhelum and Chenab with the upper Bari Doab canal. दोस्तों ये पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जो बैराज आप बना रहे हैं इसके कारण पाकिस्तान का अपना जो कैनाल प्रोजेक्ट है, ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट, जो झेलम और चेनाब को लिंक करती है, जो झेलम और चेनाब को अपर बारी दोआब कैनाल से लिंक करती है, वो इनका प्रोजेक्ट डैमेज हो जाएगा। तो आप अपने प्रोजेक्ट को रोक दो, क्योंकि ट्रीटी के द्वारा इंडिया को ऐसा करने से मनाही थी, ऐसा पाकिस्तान कहता है। देखते हैं दोस्तों आगे। A barrage would be a security risk enabling the Indian Army to make crossing the river either easy or difficult at will be the controlled release of water. दोस्तों इनका कहना था कि ये बैराज जब ये बना लेंगे तो इंडियन आर्मी को अपने हिसाब से इस नदी को क्रॉस करने के लिए ये या तो इजी बना सकते हैं या तो डिफिकल्ट बना सकते हैं। वो अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर लेंगे, इस नदी के फ्लो को कंट्रोल कर लेंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान ने सिक्योरिटी रिस्क का रीजन दिया, बोला कि इसमें एक सिक्योरिटी कंसर्न है, आप इस बैराज को नहीं बना सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। After constructing the dam, India would control the flow of water into the Jhelum, creating drought and flood situations at will in Pakistan. दोस्तों पाकिस्तान ने ये बातें कही कि आप यहाँ डैम बना लेंगे तो इंडिया को पानी का फ्लो को वो कंट्रोल कर लेगा। इंडिया अपने हिसाब से पाकिस्तान में सूखा या बाढ़ जैसी सिचुएशन को उत्पन्न कर सकता है। इट वुड रुइन पाकिस्तान एग्रीकल्चर। अगर इंडिया बैराज बनाकर, डैम बनाकर पानी को रोक लेगा तो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर वो नष्ट हो जाएंगे। तो पाकिस्तान ने दोस्तों हमने देखा कि ये पाकिस्तान ने ये सब रीजन दिए थे, उनको ये सब रीजन के कारण उनको डर था, तो इसलिए उसने ऑब्जेक्शन रेज किया। अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, द प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू बी ए कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर एम्ड एट इंप्रूविंग नेविगेशन इन द झेलम ड्यूरिंग विंटर टू कनेक्ट श्रीनगर विद बारामूला फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रूट्स एंड टिम्बर। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये प्रोजेक्ट एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है
और ये नेविगेशन को इंप्रूव करने के लिए किया गया है, ना कि पानी को रोकने के लिए। इंडिया हैज अंडरलाइन दैट द बैरेज वुड नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ वाटर फ्लो। इंडिया ने ये बोला कि ये बैरेज पानी के फ्लो को रोकेगा नहीं, उसके क्वांटम को नहीं कम करेगा। हाउएवर द वुलर बैराज इज नॉट ए स्टोरेज प्रोजेक्ट बट ए कंट्रोल प्रोजेक्ट अलाउड अंडर द ट्रीटी। दोस्तों, भारत ने ये बोला कि वुलर बैराज स्टोरेज प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये कंट्रोल प्रोजेक्ट है, और ये कंट्रोल प्रोजेक्ट बनाने की हमें ट्रीटी के द्वारा अनुमति है। While Pakistan maintains that the project is a violation of the treaty, लेकिन पाकिस्तान ये बोलता रहा कि प्रोजेक्ट ट्रीटी का एक वायलेशन है। Pakistan took the case to Indus Waters Commission in 1986. A year later, it admitted its failure to resolve the issue. Before Pakistan moved international arbitral court, India stopped construction. दोस्तों, पाकिस्तान इसको इंदुस वाटर कमीशन में ले गया और वहां भी ये सॉल्व नहीं हुआ, और पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल आर्बिट्रल कोर्ट में ले जाए तब तक इंडिया ने इसके कंस्ट्रक्शन को रोक दिया। However, India agreed to some of Pakistan's condition, but after Pakistan added the condition that of not constructing Kishan Ganga project, India refused to accept the conditions. दोस्तों, आगे चलकर दोनों देशों में बहुत सारी बातचीत हुई। इंडिया पाकिस्तान के कुछ कंडीशन को मानने के लिए तैयार भी हो गया, राजी भी हो गया। फिर भी पाकिस्तान ने एक नया कंडीशन रख दिया कि आप किशन गंगा प्रोजेक्ट को न बनाएं। तो पाकिस्तान के इस कंडीशन को इंडिया ने नहीं माना और ये प्रोजेक्ट अभी भी ठंडे बस्ते में है। नेक्स्ट डिस्प्यूट देखते हैं दोस्तों, द बगलियार डिस्प्यूट। द बगलियार डैम इज बिल्ट ऑन चेनाब रिवर इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, बगलियार डैम चेनाब रिवर पे है और ये जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ए रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब रिवर। दोस्तों, बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है। ये स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नहीं है जहां पर पानी को स्टोर कर बिजली उत्पन्न किया जाता है। यह रन ऑफ द रिवर यानी पानी के फ्लो के साथ बिजली को पैदा किया जाता है। दोस्तों, हम लोग देखेंगे आगे रन ऑफ द रिवर क्या होता है। पाकिस्तान क्लेम दैट द डैम इज ग्रॉस वायलेशन ऑफ द इंदुस वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान ने ये बोला कि जो आप डैम बना रहे हैं ये इंदुस वाटर ट्रीटी का ग्रॉस वायलेशन है, इसलिए आप इस डैम का कंस्ट्रक्शन को रोक दें। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं, वन ऑफ द ट्रीटीज मेन प्रोविजन इंक्लूड्स the uses of the waters of the three western rivers was given exclusively to Pakistan. However, India as the upper riparian state was allowed a restrictive use of their waters for domestic agriculture and non-consumptive and hydro generation purposes. One of these three rivers was Chenab. तो दोस्तों, हमने क्या देखा कि इंदुस वाटर ट्रीटी में ये ऐसा कंडीशन रखा गया था कि इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट होने के कारण उसका इन नदियों के पानी का रेस्ट्रिक्टिव यूज कर सकता है, जिसमें हाइड्रो जनरेशन भी शामिल है। तो दोस्तों, इंडिया अपनी बात को मजबूती से रखा है। आगे देखते हो दोस्तों, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट वेयर बाय लिटिल और नो वाटर स्टोरेज इज प्रोवाइडेड। रन ऑफ द रिवर एक ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट है जहां पर पानी को स्टोर नहीं किया सकता, जहां पर पानी को स्टोर नहीं किया जाता। रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स में हैव नो वाटर स्टोरेज एट ऑल और लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज इन विच केस द स्टोरेज रिजर्वायर इज रेफर टू एज पॉन्डेज। वहां पर पानी को स्टोर नहीं किया जा सकता, और अगर थोड़ी बहुत पानी को स्टोर किया जाता है उसको पॉन्डेज के नाम से जानते हैं, उसको तालाब के नाम से जानते हैं, उसको स्टोर नहीं किया जाता। तो पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्शन था वो बेबुनियाद थी। The basic dispute between the two governments arises more out of mistrust by Pakistan of India's intention, because at some point in future, once it acquires the capacity to store water, India can easily withhold it during shortage and release it during excess and creates flood situation in Pakistan. दोस्तों, फिर वही पाकिस्तान को फिर से फियर हुआ, अगर इंडिया ने वो स्ट्रक्चर बना लिया, पानी स्टोर करने की कैपेसिटी डेवलप कर ली, तो वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सूखा और बाढ़ जैसी स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान ये सब बातें इसलिए करता है क्योंकि इंडिया में अगर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो इसको डिस्प्यूट करके उसके प्रोजेक्ट को रोक कर इंडिया को हानि पहुंचाना जाता है। आगे देखते हो दोस्तों, इंडिया आंसर्स टू द पाकिस्तान फियर्स बाय सेइंग दैट द फर्स्ट इंस्टॉलेशन व्हिच वुड डिसअपीयर वुड बी इंडिया सलाल प्रोजेक्ट व्हिच इज डाउनस्ट्रीम ऑफ द बगलियार प्रोजेक्ट एंड इफ दे वर टू फ्लड पाकिस्तान दे वुड एंडेंजर सलाल प्रोजेक्ट। दोस्तों, इंडिया ने ये बातें कही कि आप जो डर रहे हैं वो गलत डर रहे हैं, क्योंकि जो बगलियार प्रोजेक्ट है उसके डाउन स्ट्रीम में, उसके नीचे तो हमारा एक सरल प्रोजेक्ट ऑलरेडी है। अगर हम पाकिस्तान में बाढ़ लाना चाहेंगे तो हम तो अपने सरल प्रोजेक्ट, जो हमारा जो सरल प्रोजेक्ट है, खतरे में आ जाएगा, तो हम ऐसा करेंगे ही नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों, द ऑब्जेक्शन हैड लीड टू द प्रोजेक्ट
बीइंग रेफर टू ए वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट। ये जो ऑब्जेक्शन था, जो पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्शन था, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपॉइंट किया हुआ एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को रेफर कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक इन May 2005 अपॉइंटेड प्रोफेसर रेमंड लैफेट, ए स्विस सिविल इंजीनियर, टू एजुकेट। वर्ल्ड बैंक ने 2005 में प्रोफेसर रेमंड लैफेट साहब को अपॉइंट किया, जो स्विट्जरलैंड के एक सिविल इंजीनियर थे, ताकि इनके डिफरेंस को सॉल्व किया सके। On June 1, 2010, India and Pakistan resolved the issue relating to the initial filling of Baghliyar Dam in Jammu and Kashmir, with the neighboring country deciding not to raise the matter further. और दोस्तों बहुत सारी बातें हुई, ऑब्जेक्शंस रेज किए गए, उसके सॉल्यूशन निकले, और 1 जून 2010 में इंडिया और पाकिस्तान ने इस इशू को रिजॉल्व कर लिया, और फाइनली दोनों ने डिसाइड किया कि हम इस मैटर को दोबारा नहीं रेज करेंगे। दोस्तों अब देखते हैं किशन गंगा प्रोजेक्ट। किशन गंगा प्रोजेक्ट डिस्प्यूट, ये क्या था? किशन गंगा रिवर, दोस्तों जैसा हमने देख लिया कि किशन गंगा रिवर जो है झेलम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर विच इट ज्वाइंस इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इन इंडिया इट फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। इट इज नोन बाय द नेम ऑफ रिवर नीलम इन पाकिस्तान। दोस्तों किशन गंगा रिवर झेलम नदी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, और ये इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में फ्लो होती है, बहती है, और पाकिस्तान में इसको नीलम नदी के नाम से जानते हैं। किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, it is a hydroelectric project being constructed by India in Jammu and Kashmir. As a part of this project, a dam is being constructed on Kisan Ganga river with Gurez Valley at a high elevation, and then the water from this dam will be diverted through as a system of tunnels to the hydroelectric plant of 330 megawatt capacity in the Jhelum river basin. It is located 5 km north of Bandipur in Jammu and Kashmir, India, and will have an installed capacity of 330 megawatt. दोस्तों इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत किशनगंगा रिवर पर गुरेज वैली में एक डैम को बनाया जा रहा था, और इस डैम से पानी को एक टनल के द्वारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। यह हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट झेलम रिवर बेसिन पे बनाया गया था। विथ पावर बीइंग जनरेटेड हियर बाय द मूविंग वाटर, द वाटर फ्रॉम दिस हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट विल देन फ्लो टू बोनार नल्ला, अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। दोस्तों यहां से पावर जनरेशन होने के बाद इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट से जो पानी निकलती है वो बोनार नल्ला, एक दूसरी सहायक नदी है झेलम की, उसमें उसको बहा दिया जाता। किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, देखिए दोस्तों जैसे कि दोस्तों हम इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ गुरेज वैली के पास एक डैम बनाया गया है। ये किशन गंगा नदी है, और यहाँ पर ये झेलम नदी है। जैसा कि दोस्तों हमने पहले देख ही लिया कि झेलम नदी से ही वुलर लेक बनी है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं डैम जो गुरेज वैली के पास बनाया गया है, यहाँ से ये टनल के द्वारा यहाँ पर एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट जनरेट किया गया है। ये टनल के द्वारा पानी को हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट में डाइवर्ट किया गया, और यहाँ पर बिजली पैदा होने के बाद पानी वापस बोनर नल्ला नदी, जो झेलम की एक ट्रिब्यूटरी नदी है, उसके द्वारा झेलम में वापस आके मिल जाती है, और ये नदी फिर वापस यहाँ पर आगे फ्लो होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं भी पानी को डाइवर्ट नहीं किया गया है, बस पानी दोस्तों यहाँ पर पानी का कहीं रुकावट नहीं है, बस डायरेक्शन चेंज करके वापस ये पाकिस्तान में ही जा रही है। तो दोस्तों हमने किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इस फिगर में समझ लिया कि यहाँ किशन गंगा से नदी इस तरह से बह रही थी, तो हमने इसके पानी को यहाँ डाइवर्ट किया, और झेलम के द्वारा ये पानी लास्टली इधर से जो जाती ये यहाँ से ये जा रही है। पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड टू इट, बट इंडिया स्टिल कंटिन्यूड विथ इट्स कंस्ट्रक्शन। Finally, in 2010, Pakistan appealed to the Hague's Permanent Court of Arbitration, complaining that the Kisanganga hydroelectric plant violates the Indus River Treaty by depriving Pakistan of its water right. पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन रेज किया, लेकिन इंडिया ने इसका कंस्ट्रक्शन को रोका नहीं, इसको कंटिन्यू रखा। फाइनली पाकिस्तान ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हाग में है वहां पर कंप्लेन किया। ये बोला कि इंदुस रिवर ट्रीटी का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है, और पाकिस्तान को पानी के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। Pakistan contested that it was building Neelam Jhelum hydroelectric project on the Neelam river with a capacity of 1000 megawatt. पाकिस्तान ने ये बोला कि पाकिस्तान नीलम नदी पर एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका कैपेसिटी 1000 मेगावाट है, और इसके पानी को जो आप डाइवर्ट कर रहे हैं इससे नीलम नदी के फ्लो में कमी आ जाएगा, और जिसके कारण उसके हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कैपेसिटी में 150 मेगावाट की कमी आ जाएगी। पाकिस्तान ऑल्सो अर्ग्ड दैट इट विल रिसीव 15% लेसर वाटर देन इट्स शेयर फ्रॉम झेलम रिवर्स एज पर इंदुस वाटर ट्रीटी 1960। दोस्तों उसने ये भी कहा कि ये डैम बनाने के कारण, ये डाइवर्सन के कारण पाकिस्तान को झेलम नदी से 15% कम पानी मिलेगी, जो इंदुस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है।
The Permanent Court of Arbitration had given its interim award in February 2013, in which it ruled that India had the right to divert a minimum amount of water of Kisanganga River for the KEP project. तो दोस्तों परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फरवरी 2013 में ये रूलिंग दिया कि इंडिया को अधिकार है कि वो किशनगंगा रिवर के पानी को हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ पानी को डाइवर्ट कर सकता है. इन दिस पार्शियल अवार्ड द कोर्ट अपहेल्ड इंडियाज मेन कंटेंशन that it has the right to divert waters of western rivers in a no consumptive manner for optimal generation of power. कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड किया कि इंडिया का अधिकार है पानी को डाइवर्ट कर वेस्टर्न रिवर के पानी को डाइवर्ट कर एक नो कंजप्टिव मैनर में पावर को जनरेशन के लिए यूज कर सकता है. द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हैग हैज गिवन इट्स फाइनल अवार्ड इन द किशनगंगा वाटर डिस्प्यूट ऑन 20 दिसंबर 2013. द आउटकम ऑफ दिस अवार्ड इज एज फॉलोज. तो दोस्तों परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 20 दिसंबर 2013 को अपना फाइनल अवार्ड सुना दिया और उसके आउटकम निम्नलिखित हैं. इंडिया हैज राइट टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम किशनगंगा रिवर to the Kisanganga hydroelectric project for power generation, but it will have to maintain minimum environmental flow of cubic meter per second cumex in the river. तो दोस्तों परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने क्या बोला कि भारत को अधिकार है कि वो किशनगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए पानी को डाइवर्ट करे, लेकिन उसको 9 क्यूबिक मीटर पर सेकंड का एक मिनिमम वाटर फ्लो को मेंटेन रखना है. इंडिया हैज ऑल्सो बीन बैड फ्रॉम यूजिंग द ड्रॉडाउन टेक्निक फॉर फ्लशिंग सेडिमेंट्स इन द रिजर्वेयर बिहाइंड द डैम. This drawdown flushing technique can only be used in case of emergency. दोस्तों इंडिया ड्रॉडाउन टेक्निक यूज नहीं कर सकता. ये ड्रॉडाउन टेक्निक्स के ड्रॉबैक्स क्या है दोस्तों ये देखते हैं. डैमेज ऑन एनवायरमेंट कैन बी ह्यूज. Aquatic life is damaged, fishes are directly killed and spawning areas are clogged. This solution is not sustainable and must be avoided. दोस्तों परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अवार्ड में इंडिया को ड्रॉडाउन टेक्निक फॉर द फ्लशिंग ऑफ सेडिमेंट्स के लिए बैड रखा गया था. वो इसलिए रखा गया था क्योंकि इस टेक्निक के द्वारा एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. एक्वाटिक लाइफ डैमेज होती हैं, मछलियाँ मारी जाती हैं, मछलियों का स्पॉनिंग एरिया बंद हो जाता है. तो ये सोल्यूशन सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए इंडिया को इस टेक्निक को यूज़ के लिए बैड किया गया. दोस्तों अब देखते हैं हम लोग इस इंडस वाटर ट्रीटी पे कुछ मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं. वो क्या है वो देखते हैं. From India's point of view, what are the pros and cons of Indus Water Treaty? Examine. दोस्तों इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस वाटर ट्रीटी के क्या प्रोज एंड कॉन्स है उसको आप एग्जामिन करें. तो देखते हैं दोस्तों. Indus Water Treaty was signed between India and Pakistan and mediated by the World Bank in 1960. This agreement involves river Indus and its tributaries such as Jhelum, Chenab, Ravi, Byas and Satluj, जो कि दोस्तों हमने देख ही लिया. The treaty has following pros and cons. दोस्तों इसके pros and cons following है. Cons देखते हैं पहले दोस्तों हम लोग. This treaty has been too much generous and it has not served its purpose. It is against the interests of states like Jammu and Kashmir, where the water of Indus, Jhelum and Chenab can only be utilized for the non-consumptive purposes. India gets less than 20% of water under the treaty, whereas Pakistan gets 80% of the water. With the growing population and increasing interstate water dispute between Punjab and Haryana, Indus treaty makes it difficult for India to use the water. दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया को केवल इंडस रिवर सिस्टम के 20% पानी को यूज करना है. तो दोस्तों समय के साथ ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ हमारा पानी का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है और हमारे इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी बढ़ते जा रहे हैं. ये ट्रीटी इंडिया को पानी के यूज में बहुत मुश्किलें उत्पन्न करती है. पाकिस्तान इंसिस्ट्स ऑन राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. पाकिस्तान अपने अधिकार को बहुत ही ज्यादा तवज्जो देता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाता है और इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे किशनगंगा बगलियार को बिना कोई रीजन के उसको डिलीट कर देता है, ऑब्जेक्शन रेज करके उसको डिलीट कर देता है. तो दोस्तों पाकिस्तान बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलकर बस अपने अधिकारों की ही बात करता है. अब दोस्तों इसके प्रोज देख लेते हैं, इस ट्रीटी के फेवर में देख लेते हैं. लॉन्ग रन नेगोशिएशंस लेड टू क्लोजर ऑन ऑल पॉसिबल इश्यूज. दोस्तों आपसी बातचीत के द्वारा इस ट्रीटी में जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं वो सबको बातचीत के द्वारा आराम से इसको सॉल्व किया जा रहा है. सिंपल टू implement formula ईस्टर्न रिवर्स टू इंडिया, मोस्ट वाटर्स ऑफ वेस्टर्न रिवर्स टू पाकिस्तान. दोस्तों ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड है. ईस्टर्न रिवर इंडिया को एलोकेट कर दिया गया और वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को एलोकेट कर दिया है. तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है क्रिएट करती है. एक्सचेंज और रिवर फ्लो डाटा कीप्स अवे पाकिस्तानी फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज. पाकिस्तान के फेवर में ये बहुत ज्यादा है. रिवर फ्लो के डाटा को शेयर करने के बाद पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी को ये बिल्कुल ही खत्म कर देती है. न्यूट्रल एक्सपर्ट्स कंपिटेंटली डिस्पोज ऑफ प्रिकली डिस्प्यूट्स बगलियार तुलबुल. न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं जो बगलियार और तुलबुल जैसे प्रॉब्लम है उसको डिस्पोज कर दे रहे हैं. कैन बी एन एग्जांपल फॉर इंडिया चाइना वाटर शेयरिंग पैक्ट फॉर द ब्रह्मपुत्र.
और ये एक ब्रह्मपुत्र का इंडिया चाइना वाटर शेयरिंग पैक्ट के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है। दिस treaty has already survived 3 wars between India and Pakistan, so it is helpful in maintaining friendly relation between the two neighbors. दोस्तों, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 3 लड़ाई हुई हैं, 65, 71 और 99 की लड़ाई जो हुई हैं, वो सब लड़ाइयों के दौरान और उसके बाद भी ये ट्रीटी कंटिन्यू है। इसमें कोई इंडिया ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाया है। तो दोस्तों, ये हमारे अच्छे रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन को बरकरार रखने में एक बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। Indus River is considered as a lifeline of Pakistan. Through this treaty, India has shown liberal, ethical and humanistic attitude towards Pakistan. दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंदुस रिवर पाकिस्तान की लाइफलाइन है, तो दोस्तों हमने इस ट्रीटी के द्वारा अपना एक लिबरल, इथिकल और ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड को दर्शाया है। आर्टिकल 62 ऑफ वियना कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज अपील्ड द प्रिंसिपल दैट ए ट्रीटी कैन बी डिसॉल्व्ड by reason of a fundamental changes of circumstances and reasonable grounds. Therefore, with the growing hostility and Pakistan's state-sponsored terrorism in India, we should relook at the treaty on above grounds. दोस्तों, वियना कन्वेंशन में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया है कि समय के साथ फंडामेंटल चेंजेस होने के बाद और रीजनेबल ग्राउंड पर जो ट्रीटीज देशों में हुई हैं उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो जो समकालीन समय में पाकिस्तान के द्वारा इंडिया में जो टेररिज्म को स्पॉन्सर किया जा सकता है, उसको मद्देनजर हम इस ट्रीटी को फिर से देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इट इज आउट दैट ए रिव्यू ऑफ इंदुस वाटर ट्रीटी कुड प्रूव टू बी ए डबल एज सोर्ड फॉर इंडिया। डिस्कस व्हाई। द रिसेंट अटैक इन उरी आर्मी बेस बाय पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट्स हैज विटनेस्ड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम इंडिया. India has explored wide range of possibilities which include political and diplomatic isolation of Pakistan military action. Discussion of on F1 status and Indus Water Treaty. दोस्तों, जो समकालीन समय में उरी के आर्मी बेस पर पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट के द्वारा जो अटैक किया गया था, उसके कारण भारत में एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हुई, जिसमें पाकिस्तान को पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जा सकता है, मिलिट्री एक्शन किया जा सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक किया जा सकता है, और मोस्ट फेवर्ड नेशन जो हमारे देश ने पाकिस्तान को दिया है उस पर भी फिर से बात की जा सकती है। मोस्ट फेवर्ड नेशन और इंदुस वाटर ट्रीटी पर फिर से बात की जा सकती है। The review and the scrapping of Indus Water Treaty, if it happens in future, is seen by experts as a double-edged sword, which will have certain advantages and disadvantages. अगर इंदुस वाटर ट्रीटी को स्क्रैप किया सकता है तो एक्सपर्ट्स इसको एक डबल एज सोर्ड की संज्ञा देते हैं, जिसके अपने ही फायदे और नुकसान है। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं, इस ट्रीटीज के, इसके स्क्रैपिंग के क्या क्या फायदे हैं, इंदुस वाटर ट्रीटी 1960 के स्क्रैपिंग के क्या क्या फायदे हैं। इंदुस रिवर इज द lifeline of Pakistan. If India reviews the treaty, it will put huge pressure on Pakistan. The economy of Pakistan will collapse. It will make Pakistan deprived of agricultural or industrial development. Hence, it will act as a check on state sponsoring of terrorism by Pakistan. दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंदुस रिवर पाकिस्तान की लाइफलाइन है। अगर हम इंदुस वाटर ट्रीटी को स्क्रैप करते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और पाकिस्तान की इस एटीट्यूड पर जो उनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उस पर रोक लग सकता है। As a large share of hydroelectric energy of Pakistan is generated from different projects on Indus River, the review of the treaty will make Pakistan energy deficient, hence weaken our hostile neighbor. दोस्तों, पाकिस्तान की हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी इंदुस रिवर पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और अगर हम इंदुस रिवर ट्रीटी को स्क्रैप करते हैं तो पाकिस्तान एक एनर्जी डिफिशिएंट हो जाएगा और हमारा जो एक हॉस्टाइल नेबर है वो वीक हो जाएगा। Indian states like J&K can make use of the water for various purposes and the interstate water disputes like Punjab and Haryana in North India can be solved. और इंदुस वाटर ट्रीटी को अगर हम स्क्रैप करते हैं और उसके पानी को हम जुडिशली यूज करते हैं तो हमारे जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट है लाइक पंजाब और हरियाणा में जो वाटर डिस्प्यूट है उसको